The 22 Immutable Laws of Branding. How to Build a Product or Service into a World-Class Brand. Book by Al Riess and Laura Riess. 22 लॉज जो आपको किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट सेल करने में हेल्प कर सकते हैं। ये 22 लॉज आपके लिए बिल्कुल किसी पिल के फॉर्म में समराइज्ड किए गए हैं। बस इसे निगल लो और आपका काम हो गया। एंजॉय इट। चैप्टर 1 द लॉ ऑफ एक्सपांशन। शेवरोलेट कभी एक डोमिनेटिंग कंपनी हुआ करती थी, लेकिन अब अगर आप इसे देखें तो पता चलेगा कि ये आज एक ऐसी कंपनी है जिसके पास कोई की प्रोडक्ट नहीं है। आज ये अपने चीप, एक्सपेंसिव बड़े या छोटी कार या ट्रक्स के लिए जानी जाती है। अब फोर्ड अमेरिका की एक लीडिंग कार कंपनी है और ये भी शेवरोलेट की तरह सेम प्रॉब्लम फेस कर रही है। ये अपनी लाइन एक्सपेंड कर रही है जिससे इसका ब्रांड नेम और कंपनी नेम दोनों वीक हो जाएगा। अगर हम इन दोनों कंपनीज को कंपेयर करें तो पता चलेगा कि शेवरोलेट ने लास्ट ईयर 10 डिफरेंट कार लाइन्स निकाली थी जबकि फोर्ड ने बस 8। तो शेवरोलेट क्यों और कैसे इन कार्स की मार्केटिंग की? वो इसलिए क्योंकि शेवरोलेट फोर्ड को आउटसेल करना चाहती है, लेकिन बात अगर लंबी रेस की है तो फोर्ड ही जीतेगी। क्योंकि मार्केट में एक ही कंपनी की इतनी सारी कारें देखकर कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाएगा। तो अगर आप कोई कंपनी है तो क्या करेंगे? क्या आप लाइन ऑफ एक्सपांशन इंक्रीज करके शॉर्ट टाइम के लिए सेल करना चाहेंगे या फिर नैरो लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में लंबे टाइम तक टिकना चाहेंगे? अपने प्रोडक्ट्स की लाइन एक्सपेंशंस और मेगा ब्रांडिंग करके जब तक ये कंपनीज मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स चलाने की कोशिश करती है तब तक ये पुराने हो चुके होते हैं और इनकी पावर ओवर हो जाती है। कभी अमेरिकन एक्सप्रेस मेंबरशिप प्रिविलेज के साथ मिलने वाला एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड हुआ करता था जिसने 27% मार्केट शेयर के साथ क्रेडिट कार्ड्स का मार्केट डोमिनेट किया हुआ था। फिर उन्होंने हर साल 12 से 15 कार्ड्स निकालने स्टार्ट कर दिए जिसकी वजह से उनका मार्केट शेयर ड्रॉप होकर सिर्फ 18% तक रह गया था। यही सेम चीज़ लेवी जीन्स के साथ भी हुई। उन्होंने मार्केट में हर टाइप के कट वाली जीन्स निकाली। हालांकि ये डिसीजन शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिटेबल था लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हम देखते हैं, लेकिन कंपनी ये बात नहीं समझ पाती है कि कंज्यूमर का माइंड एक नाम और एक चीज को एक ब्रांड से जोड़कर देखता है। अपने प्रोडक्ट्स एक्सपांशन करने की वजह से मार्केटर के पास लॉन्ग, कॉम्प्लिकेटेड ब्रांड नेम की लिस्ट बन जाती है जिससे कस्टमर के लिए सेम प्रोडक्ट्स में फ़र्क करना ही मुश्किल हो जाता है। मार्केटर्स को ये बात समझनी चाहिए कि उनकी सेल पावर ऑफ प्रोडक्ट की वजह से नहीं बल्कि उनके कॉम्पिटिटर्स की वीकनेस की वजह से होती है। चैप्टर 2 द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। आज के टाइम हर गली या नुक्कड़ में एक कॉफ़ी शॉप मिल जाएगी जहां ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर भी सर्व किया जाता है। लेकिन हावर्ड श्लट्स ने जो किया वो बिल्कुल अलग था, क्योंकि उन्होंने सिंपली एक कॉफ़ी शॉप खोली जो बस एक चीज़ में स्पेशलाइज्ड थी। गेस करो। जी हाँ, कॉफ़ी। उस शॉप को आज हम स्टारबक्स के नाम से जानते हैं। सेम यही चीज़ हुई थी जब फ्रेड डेलुका ने एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोला जिसकी स्पेशलिटी थी सबमरीन सैंडविचेस, और इसके लिए उन्होंने एक ब्रिलियंट नाम चूज़ किया जो इजीली याद रहता था, और ये नाम था सबवे। आप अपना फोकस नैरो करके फेमस फिंगरप्रिंट वाला एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। आप खुद ही देख लो कि सबवे आज अमेरिका में 8वां लार्जेस्ट फास्ट फूड चेन है। बच्चों का सुपरमार्केट एक छोटा सा स्टोर था जहां उनके फर्नीचर और टॉयज मिलते थे, लेकिन एक पॉइंट पर आके ओनर को फील हुआ कि उसे एक्सपैंड करना चाहिए और इसलिए फर्नीचर डिपार्टमेंट को हटाकर और ज़्यादा टॉयज रख दिए गए, और उसने टॉयज का नेम चेंज करके आर रख दिया। अब इस स्टोर में 20% टॉयज सेल होते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हर सक्सेसफुल कंपनी की अपनी कुछ स्पेशल चीज़ होती है तो सही सोचते हैं। होम डिपो और फर्नीचर, गैप और कंफर्टेबल क्लोथ्स और इसी तरह कई और चीज़ों की लंबी लिस्ट आपको मिल जाएगी जहां आप देखेंगे कि चीज़ें और ब्रांड एक दूसरे से कनेक्टेड है। बेस्ड ब्रांडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए 5 स्टेप्स है। 1 नैरो दी फोकस। 2 स्टॉक इन डेप्थ। 3 बाय चीप। 4 सेल चीप। 5 डोमिनेट द कैटेगरी। इस पॉइंट तक आकर आप खुद से शायद ये पूछे तो फिर क्यों ज़्यादातर कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट के बजाय खुद को एक्सपैंड करना चाहती है? तो इसका जवाब है कि हम में से ज़्यादातर लोग रिच लोगों को देखते हैं और उन्हें कॉपी करते हैं, जबकि हमें उस चीज़ पर गौर करना चाहिए जो ये लोग अमीर होने से पहले किया करते थे। चैप्टर 3 द लॉ ऑफ पब्लिसिटी।
एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन जो अक्सर न्यू मार्केटर्स के साथ होती है। उन्हें लगता है कि एडवर्टाइजिंग का मतलब है कि ब्रांड कैसे बनता है। वैसे तो ये बात बड़ी कंपनीज पर फिट बैठती है जिन्होंने पहले से ही मार्केट में अपनी डोमिनेंस बनाई होती है, लेकिन न्यू कंपनीज के ऊपर ये बात अप्लाई नहीं होती है। स्टारबक्स की स्टार्टिंग के 10 साल तक वो बस $10 मिलियन ही स्पेंड करते थे, और यहाँ हम एक ऐसे बिजनेस की बात कर रहे हैं जो एनुअली 2.6 बिलियन का बिजनेस करता है। सेम चीज वॉलमार्ट, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा स्टोर है, लेकिन वो एडवर्टाइजिंग पर हार्डली स्पेंड करता होगा, फिर भी वो इतना पॉपुलर है। तो आखिर किसी ब्रांड को बनाने का सीक्रेट क्या है? आप शायद यही सवाल पूछना चाहेंगे। तो इसका आंसर होगा एक अच्छा पब्लिसिटी कैंपेन, वो भी इस न्यू एज टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के टाइम में। और पब्लिसिटी पाने का सबसे बढ़िया तरीका है एक नई कैटेगरी बनना, जैसे कि हाइनेकेन फर्स्ट इंपोर्टेड बियर, Xerox फर्स्ट प्लेन पेपर कॉपियर, KFC द फर्स्ट फ्राइड चिकन फास्ट फूड। ये लिस्ट काफी लंबी है। न्यूज़ मीडिया को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि क्या अच्छा है क्या नहीं, उन्हें बस न्यू चीजों से मतलब है। अब आप शायद खुद से ये पूछे कि अगर पब्लिसिटी इतनी इम्पोर्टेंट चीज है तो फिर क्यों सारी पब्लिक एजेंसीज पर एडवर्टाइजिंग एजेंट्स का कब्जा है? हम बताते हैं इसका जवाब। दरअसल पब्लिसिटी एकदम नया ट्रेंड है। जैसे स्टार्टिंग में फैक्स इतना फेमस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये बिजनेस में कम्युनिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट मेथड बन गया था। लेकिन आज जो चीज काम करती है वो है पब्लिसिटी, ना कि एडवर्टाइजिंग। ऑथर्स एक बार की स्टोरी सुनाता है जब उन्हें लोटस डेवलपमेंट कॉर्प के लिए मार्केटिंग करनी थी। उन्होंने लोटस नोट्स को दी फर्स्ट ग्रुपवेयर प्रोडक्ट के तौर पर प्रमोट किया, और ग्रुपवेयर का आइडिया काम कर गया क्योंकि तब ये एकदम फ्रेश कैटेगरी था। चैप्टर 4 द लॉ ऑफ एडवर्टाइजिंग। पब्लिसिटी बेशक ब्रांड्स क्रिएट करती है, लेकिन मार्केट में अपनी लीडरशिप मेंटेन रखने के लिए उन्हें एडवर्टाइजिंग की नीड होती है। अब एडवर्टाइजिंग में काफी पैसा खर्च होता है, लेकिन ये आपको मार्केट में आपके राइवल्स से प्रोटेक्ट करती है। एडवर्टाइजिंग का बेस्ट तरीका है कि आप लोगों को बताएं कि जो लोगों को बेस्ट सॉल्यूशन चाहिए वो आपके पास है, और तब वो लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। Xerox सबसे पहले लोगों की नज़रों में तब आया जब इसकी पब्लिसिटी हुई थी, क्योंकि ये अपने टाइम का फर्स्ट प्लेन पेपर कॉपियर था, और कुछ टाइम ही लोग इसे भूल गए क्योंकि ये पुरानी न्यूज़ हो चुका था। तो अब सवाल है कि कोई भी कंपनी पब्लिसिटी की पावर खत्म होने पर अपने प्रोडक्ट का मार्केट शेयर कैसे प्रोटेक्ट करेगी? तो इसका जवाब है एडवर्टाइजिंग। इसीलिए Xerox ने भी अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग स्टार्ट कर दी, उसे बेस्ट कॉपियर बताकर, और इसी वजह से उनके कंपटीशन के दूसरे ब्रांड्स को काफी हार्ड वर्क करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसिव होती है, इसलिए लीडिंग ब्रांड्स ही इसे अफोर्ड कर पाते हैं। चैप्टर 5 द लॉ ऑफ द वर्ड। सबसे पावरफुल ब्रांड्स वो होते हैं जिनके पास अपने प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ एक वर्ड होता जिसे कस्टमर रेजोनेट्स करता है, यानी एक ऐसा वर्ड जिसे सुनकर उन्हें किसी खास ब्रांड की याद आ जाए। जैसे कि अगर किसी ऑटोमोबाइल बायर से पूछा जाए कि प्रेस्टीज वर्ड सुनकर आपके माइंड में क्या आता है, तो वो बोलेगा मर्सिडीज बेंज, और अगर आप पूछे सेफ्टी वर्ड से क्या इमेज माइंड में आती है, तो शायद उनका जवाब होगा वोल्वो। लेकिन एक कॉमन मिस्टेक जो ये सारी कंपनीज करती है वो ये है कि जो कैटेगरी उन्होंने क्रिएट की थी अब वो उससे आउट हो गई है, क्योंकि आप देखेंगे कि वॉल्वो अब स्पोर्ट्स कार्स बनाने लगी है। क्लीनेक्स शायद अब तक का बेस्ट ब्रांड रहा होगा, क्योंकि लोग टिश्यू बोलने के बजाय बोलते थे। उनके लिए टिश्यू का मतलब ही क्लीनेक्स होता था। लेकिन आप जानते हैं क्लीनेक्स क्या किया? वो अपने ब्रांड तक स्टिक रहा, जो कि फर्स्ट पॉकेट साइज टिश्यू था। वे टॉयलेट पेपर या किचन पेपर तक पहुंचे ही नहीं। यही सेम फेडेक्स के साथ भी हुआ। उन्हें ओवरनाइट डिलीवरी के लिए जाना जाता था क्योंकि वे फास्टेस्ट डिलीवरी देते थे, लेकिन फिर उन्होंने अपना डिलीवरी एरिया एक्सपेंड कर लिया, हालांकि वो कभी अपनी कैटेगरी से आउट नहीं हुए। चैप्टर 6 द लॉ ऑफ क्रेडेंशियल्स। वो चीज़ जो किसी भी ब्रांड को हटके बनाती है वो है उसका स्पेशल होना, यानी कस्टमर जब कोई प्रोडक्ट खरीदे तो उसे लगे कि यही सबसे बेस्ट है, लेकिन इसके लिए उन्हें आपकी बात पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें ये खुद लगना चाहिए।
इसलिए सीक्रेट है यूनिक और डिफरेंट और खुद का क्रेडेंशियल्स होना। चैप्टर 7 द लॉ ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी रिलेटिव है। आपको कैसे पता कि कोला का टेस्ट पेप्सी से बेटर है या BMW वोल्वो से अच्छी है? आपको मालूम है क्योंकि ये लीडिंग ब्रांड्स है और आपका ब्रेन आपको ये बिलीव करने पर मजबूर करता है कि लीडिंग ब्रांड्स हमेशा अच्छे होंगे। अगर आप बिजनेस में बढ़िया करना चाहते हैं तो बेशक क्वालिटी पे ध्यान देना जरूरी है, लेकिन किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए ये बात भी मैटर करती है। आप कैसे करते हैं, आपका नाम, आपका स्टाइल और आप कितने यूनिक है, ये सारी बातें आपकी क्वालिटी डिफाइन करती है। आपको अगर बेस्ट बनना है तो अपना फोकस नैरो करना पड़ेगा। चैप्टर 8 द लॉ ऑफ द कैटेगरी। जैसा कि हमने पहले बताया था, अपने ब्रांड पर फोकस करना ही सक्सेस दिलाता है। लेकिन अगर आप अपनी खुद की कैटेगरी बनने तक अपने ब्रांड पर फोकस करें तो क्या होगा? जॉनसन एंड जॉनसन के आने से पहले मार्केट में कोई बेबी शैम्पू कंपनी नहीं थी। वॉल्क्सवैगन से पहले चीप अफोर्डेबल कार्स कहाँ होती थी? जब आप खुद अपनी कैटेगरी बन जाते हैं तो कोई और कंपनी आपसे आगे निकल ही नहीं सकती। कंज्यूमर की अटेंशन ग्रैब करने के लिए थोड़ा बहुत कंपटीशन होना भी चाहिए। बिना कोला बटा पेप्सी वार के कोई भी कोला मार्केट को भाव नहीं देगा। चैप्टर 9 द लॉ ऑफ द नेम। शॉर्ट रन में ब्रांड को एक स्टडी आइडिया और एक यूनिक कैटेगरी चाहिए, लेकिन लॉन्ग रन में किसी ब्रांड को उसका नाम ही जिंदा रखता है। नाम के बगैर ब्रांड कुछ भी नहीं है। जेरोक्स फर्स्ट प्लेन पेपर कॉपियर था जो कि स्टार्टिंग में एक यूनिक आइडिया था, लेकिन उसके बाद मार्केट में कितने ही प्लेन पेपर कॉपियर आ गए, लेकिन जेरोक्स बेस्ट है क्योंकि ये फर्स्ट था और इसका नाम हमेशा ही बेल रिंग करता रहेगा। कॉमन नेम हमेशा फेड हो जाते हैं, पेपर मास्टर जैसा नाम भीड़ में खोकर रह जाता है। एक बड़ा डिफरेंस जापानीज और अमेरिकन कंपनीज के बीच ये भी है कि अमेरिकन कंपनीज ज्यादा फोकस रहती है जबकि जापानीज कंपनीज उतनी फोकस नहीं रहती। हालांकि पब्लिकली ये डिफरेंस इतना नजर नहीं आता, लेकिन सेल्स एड में साफ दिखता है। अमेरिकन कंपनीज मार्केट का 2.6% बनाती है जबकि जापानीज कंपनीज सिर्फ 0.7%। चैप्टर 10 द लॉ ऑफ एक्सटेंशंस। ब्रांड एक्सपैंडिंग कभी कभी डिजास्ट्रस हो सकता है। आपकी न्यू प्रोडक्ट लाइन कहीं ओल्ड वाले से कॉन्ट्रडिक्ट ना करे, इस बात का ध्यान रखना होगा जैसा कि अक्सर होता है। लाइट केचप के आने से कंज्यूमर कंफ्यूज हो गए कि आखिर नॉर्मल केचप में क्या प्रॉब्लम है। जैसे क्रिस्टल पेप्सी से लोगों को समझ नहीं आया कि ऑर्डिनरी पेप्सी से ये कैसे डिफरेंट है। जी नहीं, कंज्यूमर स्टूपिड नहीं, बल्कि आप ही उन्हें अपने ओरिजिनल ब्रांड से दूर कर रहे हैं। तो इसलिए अपना ब्रांड एक्सटेंड करने से पहले खुद से पूछ ले कि कहीं ये आपकी मार्केट को तो अफेक्ट नहीं करेगा। जैसा स्टडीज से पता चलता है कि सुपरमार्केट में 26,000 प्रोडक्ट्स है और पर डे ये नंबर एक्सीडेड होता है, तो इनमें से सिर्फ 16,000 प्रोडक्ट्स ही बिकते हैं, बाकी के 5,000 ऐसे ही पड़े धूल खाते हैं। इसलिए आपको काफी स्मार्ट तरीके से चलना होगा और कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले खुद से पूछे कि उसमें स्पेशल क्या है। पहले बियर के बस 4 ब्रांड्स ही हुआ करते थे और आज मार्केट में 15 नए ब्रांड्स आ चुके हैं। अब इससे बियर के कंज्यूमर्स तो नहीं बढ़े, हाँ मार्केट शेयर जरूर डिवाइडेड हो गया है। चैप्टर 11 द लॉ ऑफ फेलोशिप। कोई भी एक ब्रांड पूरे मार्केट शेयर को कंट्रोल नहीं कर सकता है और ये एक सबक है जो बहुत से ब्रांड्स सीखना नहीं चाहते। अगर देखा जाए तो कंपटीशन हमेशा हेल्दी होता है और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम कोला बटा पेप्सी वार में देख सकते हैं। उनका कंपटीशन पब्लिक की अटेंशन ग्रैब करता है जो इस वार को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है, लेकिन कंपटीशन से मेरा मतलब है 1 या 2 कॉम्पिटिटर्स ना कि 40। अमेरिकन वाइन इंडस्ट्री में 14,000 के करीब डिफरेंट ब्रांड्स हैं, तो अब कस्टमर के पास कोई चॉइस ही नहीं बची कि अपना फेवरेट ब्रांड चूज कर सके। जबकि एब्सोल्यूट वोडका और जैक डैनियल्स विस्की ने इंटरनेशनल मार्केट में अपने लिए जगह बनाई है। एक बेस्ट लीडिंग ब्रांड मार्केट का सिर्फ 50% शेयर ही ले सकता है, और अगर आपको ज्यादा शेयर चाहिए तो आपको एक इंडिविजुअल ब्रांड से ज्यादा ब्रांड निकालने होंगे। चैप्टर 12 द लॉ ऑफ द जेनेरिक। जेनेरिक यानी कॉमन नेम शायद पहले के टाइम में चलते होंगे। ये कंपनीज इसीलिए चल पाई थी क्योंकि ये इनोवेशन बेस्ड अपने टाइप की फर्स्ट कंपनीज थी।
अपनी कंपनी के लिए बेस्ट नेम चूज करने के लिए आपको कोई जेनेरिक नेम सोचना होगा और उसे थोड़ा ट्विस्ट कर ले, जैसे स्टेपल्स एक ऐसा ही नाम है। आपको अपने ऑफिस के लिए बेस्ट सप्लाइज और स्टेपल्स कहाँ से मिलेंगे? ऑफ कोर्स स्टेपल्स से, लेकिन कुछ ब्रांड बड़े लकी होते हैं, जैसे कि वेस्टलाइन। कंज्यूमर्स ने बाद में इसमें इंटेंसिव केयर जोड़ दिया, जो कि डिस्क्रिप्टिव नेम नहीं है बल्कि इसके जेनेरिक नेम का पार्ट बन गया है। चैप्टर 13 द लॉ ऑफ द कंपनी। कंज्यूमर बस ब्रांड के बारे में सोचता है, ना कि कंपनी के बारे में। तो जब आप अपने ब्रांड का नाम कंपनी पर रखते हैं तो ये नेम डोमिनेट करेगा। जैसे कोका कोला कंपनी है जिसका प्रोडक्ट नाम भी कोका कोला ही है। ऐसे कई और भी प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि कंज्यूमर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि कौन सी कंपनी है, उन्हें तो बस ब्रांड से मतलब है। कोई बेवकूफ ही होगा जो कंपनी की पूछताछ करेगा। क्या आप इस बात की केयर करते हैं कि जो बुक आप पढ़ रहे हैं उसका पब्लिशर कौन है? इसीलिए ये कंपनी का काम है कि वे अपने ब्रांड को ऐसे इनोवेट करे कि कस्टमर्स खिंचा चला आए। चैप्टर 14 द लॉ ऑफ सब ब्रांड्स। कोई भी ब्रांड लॉन्च होने के कुछ टाइम बाद ही खुद को इनोवेट करके एक्सपैंड होने की सोचता है और इसलिए वो सब ब्रांडिंग से खुद को एक्सपेंड करता है। हॉलिडे इन यूएस का एक लीडिंग होटल मोटेल ब्रांड है और उन्हें जब एक्सपेंड करना था तो वो एक न्यू प्रेस्टिजियस एक्सपेंसिव होटल हॉलिडे इन क्राउन प्लाजा लेकर आए, लेकिन हुआ ये कि लोगों को लगा जिस हिसाब से हॉलिडे इन को होना चाहिए था उससे ये थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव है। फिर कंपनी ने दोनों प्रोजेक्ट को डिस्कनेक्ट कर दिया और ये बस क्राउन प्लाजा होटल के नाम से ही चलने लगा। सब ब्रांडिंग का बेसिक आइडिया यही है कि आप जब कभी एक्सपेंड करने की सोचते हैं और आपके दो ब्रांड आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करे तो दोनों को सेपरेट कर ले। चैप्टर 15 द लॉ ऑफ सिबलिंग्स। कोई भी कंपनी एक साथ ही सारे ब्रांड्स नहीं निकाल सकती, क्योंकि या तो ये आइडिया काम करता है या फिर ये फर्स्ट ब्रांड को ही मार्केट से गायब कर देगा। राइजली कंपनी $1 बिलियन के साथ च्युइंग गम इंडस्ट्री को डोमिनेट करती है और उनके कई सारे ब्रांड्स हैं, जैसे कि बिग रेड, डबल मिंट, एक्स्ट्रा फ्रीडेंट, जूसी फ्रूट, स्पीयरमिंट, विंटर फ्रेश। और टाइम की भी सेम अप्रोच रहती है। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स के कई सारे ब्रांड्स एक साथ सक्सेसफुली चलाना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए कुछ राइट फार्मूलाज अप्लाई करने होंगे। 1. फोकस ऑन अ कॉमन प्रोडक्ट एरिया। 2. सेगमेंट को एक सिंगल एट्रीब्यूट में सिलेक्ट करें, सेलेक्ट अ सिंगल एट्रीब्यूट टू सेगमेंट। 3. अपने सभी ब्रांड्स के बीच रिजिड डिस्टिंक्शन यानी उनके खास डिफरेंस हो। 4. डिफरेंट, नॉट सिमिलर ब्रांड नेम्स। 5. लॉन्च द न्यू सिबलिंग व्हेन यू कैन क्रिएट अ न्यू कैटेगरी। 6. सिबलिंग फैमिली पर हाईएस्ट लेवल पर कंट्रोल रखे। अपने ब्रांड का सिबलिंग लॉन्च करना सबके बस की बात नहीं है, इसके लिए राइट स्ट्रेटेजी और हार्ड वर्क की जरूरत पड़ती है। चैप्टर 16 द लॉ ऑफ शेप। लोगोज हर शेप और साइज में मिलते हैं, लेकिन उनकी ऑप्टिमल शेप हॉरिजॉन्टल है। लोगोज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू आप अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं। अमेरिकन मार्केटर्स लोगोज डिजाइन में एक्सपर्ट है, लेकिन ऐसा कम ही होता है जब आपको कोई सिंपल सा लोगो देखने को मिलेगा जो पूरी तरह आपके माइंड में छा जाए, जैसे कि मर्सिडीज बेंच का श्री स्टार लोगो, जो सिंपल भी है और इफेक्टिव भी। चैप्टर 17 द लॉ ऑफ कलर। अपने ब्रांड के लिए राइट कलर चूज करना काफी हार्ड डिसीजन हो सकता है। आपको मुट्ठी भर कलर्स जैसे रेड, येलो, ब्लू, ऑरेंज और ग्रीन में से एक चूज करना होता है। आप ऐसा कलर चाहते हैं जो डिफरेंट हो और आपके कॉम्पिटिटर्स से आपको अलग शो कराए। एक बार जब ऑथर को ब्राजील की एक कंपनी के फार्म ट्रैक्टर्स का नाम और ब्रांड चूज करने को बोला गया तो उन्होंने मेक्सियन नाम चूज किया, लेकिन जब कलर चूज करने की बारी आई तो उन्होंने देखा कि कॉम्पिटिटर्स में से बस एक ने ग्रीन कलर चूज किया था, बाकी सारे रेड थे। तो उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट कलर ब्लू चूज किया। यही पेप्सी के साथ हुआ था। जब उन्हें कलर चूज करना था, उन्होंने एक बड़ी मिस्टेक की, उन्होंने ब्लू कलर चूज किया जो कि काफी स्लो कलर माना जाता है, जबकि उनके कॉम्पिटिटर पेप्सी ने रेड कलर चूज किया था जो कि फेस कलर से मिलता जुलता है। चैप्टर 18 द लॉ ऑफ बॉर्डर्स। कई सारे ब्रांड्स का ऐसा मानना है कि वे अपनी नेटिव कंट्री में ग्रो नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें ग्रो और एक्सपेंड करने के लिए दूसरी कंट्रीज में बिजनेस करना होगा।
लेकिन पहले के चैप्टर्स में एक से ज्यादा बार ये बात कही जा चुकी है कि एक्सपेंशन आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। पहले अपनी कंट्री में ग्रो करो, फिर ग्लोबल के लिए ट्राई करो और एक ही कैटेगरी में फोकस करो। खुद को अपने टाइप का फर्स्ट बिजनेस बनाओ। हेनिकेन ब्रूअरी दुनिया की सबसे बड़ी बियर कंपनीज में से एक है, जबकि ये नीदरलैंड में ओरिजिनेट हुई थी, जो कि काफी स्मॉल कंट्री है। हम बोल सकते हैं कि कुछ मामलों में ये लकी कंपनी थी, लेकिन उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ भी काफी स्मार्टली यूज की है। चैप्टर 19 द लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी। जब आप कोई ब्रांड बिल्ड करते हैं तो साथ ही अपनी कंपनी का फ्यूचर और कैरेक्टर बिल्ड कर लेते हैं। टाइम पर ट्रेंड्स चेंज होते हैं और होते रहेंगे, और हो सकता है कि ये आपके ब्रांड के एकदम अपोजिट चेंज हो। तब आपको यही ओबियस लगेगा कि आप भी ट्रेंड फॉलो करो, लेकिन ये एकदम रॉन्ग मूव होगा। जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसकी चॉइस कोला से बी में चेंज हो जाती है, क्योंकि ये उसके लिए एक मैच्योरिटी का एक साइन है। तो जरा इमेजिन करो कि कोका कोला अगर कोका कोला बियर लाइन मार्केट में उतारे तो क्या होगा। जैक डेनियल व्हिस्की के साथ कुछ यही हुआ था जब उन्होंने जैक डेनियल बियर निकाली और प्रोडक्शन रोकनी पड़ी क्योंकि इसे कोई भी नहीं खरीद रहा था। वॉल्वो भी इसी ट्रैप में फंसी थी, क्योंकि वॉल्वो को हमेशा ही सेफ कार्स के लिए फेमस रही है, लेकिन फिर कंपनी को वॉल्वो स्पोर्ट्स कार का आइडिया आया। नई स्पोर्ट्स कार का आइडिया वॉल्वो के सेफ्टी कार के आइडिया पर भारी पड़ा और कंपनी को इस डिसीजन से काफी लॉस उठाना पड़ा। चैप्टर 20 द लॉ ऑफ चेंज। आए दिन कोई न कोई कंपनी अपने ब्रांड को चेंज करने का आइडिया लेकर आती है। केंटुकी फ्राइड चिकन केएफसी ने भी वोल फ्राइड चिकन से हटकर कुछ करने की सोची और अपना नाम केएफसी चेंज करके कुछ हेल्दियर ऑप्शन लेकर आए, लेकिन कस्टमर्स अभी भी उनके फ्राइड चिकन के दीवाने थे। इसलिए आप अपने ब्रांड के बारे में क्या सोचते हैं ये उतना मैटर नहीं करता, बल्कि ये ज्यादा मैटर करता है कि कस्टमर्स आपके ब्रांड के बारे में क्या सोचते हैं। और जैसे ही आपको पता चले कि वो क्या सोचते हैं, तुरंत इस बात का फायदा उठा लो। चैप्टर 21 द लॉ ऑफ मॉरालिटी। ब्रांड्स भी लाइफ की बाकी चीजों की तरह होते हैं, उनकी भी एक लिमिटेड लाइफ है। बहुत सी कंपनीज कोई न्यू ब्रांड बिल्ड करने के बजाय $1 मिलियन खर्च करके अपने किसी ओल्ड ब्रांड को बचाने में लगी रहती है। ये एक यूजलेस कोशिश है। पर्सनल कंप्यूटर के आने से कई सारी कंपनीज खुली, जैसे डेल, और ऐसे ही आजकल स्ट्रीमिंग सर्विसेज आने से हम ब्लॉकबस्टर वीडियोज को भूल गए हैं। चैप्टर 22 द लॉ ऑफ सिंगुलैरिटी। ब्रांड की सिंगुलैरिटी इसे स्ट्रॉन्ग बनाती है। अटारी पहले एक लीडिंग वीडियो गेम था, लेकिन जब इसने कंप्यूटर बनाने की सोची तो अपनी जान से भी हाथ धो बैठा। लेकिन कुछ ब्रांड्स जैसे हेनिकेन और रोलेक्स अपने क्राफ्ट और सिंगुलैरिटी के लिए ही जाने जाते हैं।